सो ये दिस विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम कैग के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप जैसे देख रहे होगे स्लाइड में इतना बड़ा कैग मैंने लिखा है। जी हाँ, इसको मैंने इसलिए इतना बड़ा लिखा है क्योंकि जितना बड़ा आपको स्लाइड में दिख रहा है सेम उतना ही इसके बड़ा पावर भी है। ये एक तरह से अगर देखा जाए तो इसको कागजी शेर बोला जाता है। और हर एक इंसान, भारत में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा गवर्नमेंट जॉब पर खासकर जो इससे डरता ना हो। इवन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सारे लोग इससे डरते हैं। ये कागजी शेर के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, CAG के बारे में। राइट, CAG का अगर हम फुल फॉर्म देखना चाहें तो CAG का फुल फॉर्म अगर आप देखोगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको हम शॉर्ट में कैग के नाम से जानते हैं। कैग की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होगा इससे पहले हमने ऑलरेडी कहाँ तक कंप्लीट कर चुका था। इससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट देखे थे और सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली हमने जो आर्टिकल्स देखे थे 147 तक हमने कंप्लीट किया था, 124 से स्टार्ट करके। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझा और ये हमारा कंप्लीट हुआ था सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे 147 पे। तो कैग स्टार्ट होता है 148 से लेके और ज़्यादा नहीं है 151 तक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा यूनियन है जो हम भाग 5 पढ़ रहे थे, भाग 5 कहाँ से स्टार्ट था हमारा, तो 52 से लेके 151 तक था। मतलब इस भाग का लास्ट टॉपिक है हमारा कैग हमें लास्ट टॉपिक पढ़ना है और इसके बारे में हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। थोड़ा सा ये मतलब इंटरेस्टिंग भी है और बहुत मज़ा आएगा आपको भी यहाँ पर देखने पर। अब हम बात कर लेते हैं कि कैग के बारे में हमें जो पढ़ना है। सो आर्टिकल्स इसमें है, तो कौन से आर्टिकल्स से स्टार्ट होते हैं ये तो हमने देख लिया। तो वहीं पे स्टार्ट होते हैं अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 148 से, आर्टिकल 148 से, तो 148 में ही बोला गया है कि हमारे देश में एक कैग होगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होगा। राइट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा हमारे देश में। 148 में ये बोला गया है। अब यहाँ पे बात आती है कि कैग की नियुक्ति कौन करेगा, कौन इसका इलेक्शन करेगा, सिलेक्शन कौन करेगा। राइट, सो अगर हम बात करते हैं तो कैग के अगर सिलेक्शन कराना है तो PM सलाह देंगे। PM क्या करेंगे, सलाह देंगे। किसको सलाह देंगे, तो प्रेसिडेंट को। आपको पता है हर एक काम प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से ही होता है। PM सलाह देंगे प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट कर लेगा, कैग को अपॉइंट कर लेगा। ये अब आप देख सकते हो कि एक इंसान, इसका जो काम है, इसका काम बेसिकली लेखा जोखा रखना है। जो भी बजट निकलता है पार्लियामेंट से, जो भी बजट निकलता है उसका लेखा जोखा रखना है। पार्लियामेंट तो आपको पैसा दे दिया, लेकिन उस पैसे का कहाँ आप खर्च कर रहे हो, कितना आप खर्च कर रहे हो, वो भी तो दिखाना पड़ता है। सपोज आपके घर से जो भी पैसे आ रहे होंगे तो लास्ट में आपके पेरेंट्स पूछते होंगे कि ये पैसा कहाँ गया। ठीक है, पूछते हैं, भले वो किसी पेरेंट्स से नहीं पूछते, बट एक ओवरऑल वहाँ पे रहता है कि इतना खर्चा यहाँ पे गया और इतना खर्चा हमने यहाँ पे किया। तो सेम उसी तरीके से हमारे देश को भी अगर हम घर मान लें तो पार्लियामेंट हमारा पेरेंट्स है और पार्लियामेंट जब तुमको पैसे दे रहे हैं तो उसका हिसाब भी उनके पास रहना चाहिए। तो सेम इसी तरीके से कैग हमारे पास है, वो सबका हिसाब रखता है। अब यहीं पे बात आती है कि अकेले जो कैग है वो कैसे हिसाब रख सकता है। तो यहीं पे हम बात करते हैं, आपने UPSC एग्ज़ाम में जो देखा होगा इसमें कौन कौन बनते हैं। तो एक IAS ऑफिसर होते हैं, IPS ऑफिसर होते हैं, IFS होते हैं जो कि फॉरेन सर्विस, एंड IRS होते हैं। तो ये जो IRS होते हैं ये इसके अंडर में काम करता है। मतलब अगर हम कैग के अंडर में देखें तो कौन काम करता है, IRS काम करता है। कहाँ से आते हैं ये, तो UPSC के थ्रू आते हैं। अब इसके नीचे आपने सुना होगा कि स्टेट PSC का भी एग्जाम होता है। राइट, PCS का भी एग्जाम होता है। तो यहाँ से RO आते हैं। राइट, PCS से आप RO आ जाओगे। फिर इसके नीचे अब RO तो पूरा काम करेगा नहीं क्योंकि बहुत नीचे नीचे जाना पड़ता है। तो यहाँ पे SSC CGL का एग्ज़ाम होता है और यहाँ से क्या होते हैं, ऑडिटर आते हैं। अब इसके नीचे होता है लेखापाल। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कितने स्टेप में हमारा काम हो रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हो कैग है। कैग के नीचे कौन काम करेगा, तो IRS ऑफिसर काम करेगा जो कि UPSC एग्ज़ाम के थ्रू आता है। उसके नीचे अगर हम देखें तो RO आएगा जो कि स्टेट PCS एग्ज़ाम के थ्रू आता है। उसके नीचे अगर हम देखें तो कौन आता है, तो इसमें आता है आपका ऑडिटर आता है जो कि SSC CGL एग्ज़ाम है उसके थ्रू आता है। फिर उसके नीचे होता है लेखापाल। ये अपना जो भी रिपोर्ट होगा ऑडिटर को देगा, ऑडिटर अपना रिपोर्ट RO को देगा, RO अपना रिपोर्ट IRS को देगा, IRS अपना रिपोर्ट कैग को देगा। और अभी हम देख रहे हैं कि कैग अपना जो भी रिपोर्ट है वो कहाँ पे देगा, तो उसका बात हम करेंगे आर्टिकल 151 में। सो अभी यहाँ पे बात करें, हमने देखा कि जो नियुक्ति होगा वो प्रेसिडेंट के थ्रू होगा, लेकिन सलाह देगा प्रधानमंत्री। अब यहीं पर इसकी सैलरी की बात करते हैं और इसका जो भी ड्यूरेशन है। तो सबसे पहले अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो आपको पता होगा ड्यूरेशन में मैक्सिमम जो होता है, या तो आप 6 ईयर तक काम कर सकते हो या फिर आपका एज 65 ईयर तक होने चाहिए।
राइट। या तो आप 6 ईयर रह लो या फिर आपका जो एज है वो 65 हो जाए, तब तक आप यहाँ पे काम करोगे। अब यहीं पे बात करते हैं सैलरी कहाँ कितना मिलता है, सैलरी कहाँ से मिलता है। तो सैलरी की बात करते हैं तो ये भी हमारे संचित निधि से मिलता है। और मैंने लास्ट कुछ वीडियो में बताया था जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे कि जिसको भी संचित निधि से सैलरी मिलता है उसका वेतन हमेशा फिक्स होता है, आप उसमें 1 रुपये का भी कमी नहीं कर सकते या फिर टाइम से 1 दिन भी लेट नहीं कर सकते संचित निधि से जिसको भी सैलरी मिलता है। अब इसको हटाने की बात आती है, जैसे अगर हम यहाँ पे लाने की बात करते हैं तो लाने के लिए तो प्रेसिडेंट साहब ला लेंगे पीएम के सलाह में, लेकिन इसको हटाने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हटाने के लिए अगर हम देखें तो इसको इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जाता है, इम्पीचमेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, महाभियोग। लेकिन मैंने आपको जब राष्ट्रपति पढ़ा रहा था तो वहीं पे बोला था कि राष्ट्रपति के लिए ही बस इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ होता है। इम्पीचमेंट बेसिकली अगर हम देखें तो जो भी उसका कंडीशन होता है वो सारे चीज़ अप्लाई होता है हर एक में, लेकिन इम्पीचमेंट केवल राष्ट्रपति के लिए वर्ड यूज़ होता है। यहाँ पे हम बोलते हैं संसद की कार्यवाही, संसद की कार्यवाही। तो संसद की कार्यवाही के थ्रू ही ये जाएगा। मतलब आप देख सकते हो जिसके लिए इम्पीचमेंट लाना पड़ रहा है मतलब कि उसका पोस्ट कितना हायर होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए भी इम्पीचमेंट लाना पड़ता था और अगर हम बात करें वहीं पे सीजीआई के लिए तो उसके लिए भी इम्पीचमेंट लाना पड़ता था। मतलब आप देख सकते हो कि ये सब देश के कितने बड़े बड़े पोस्ट पे यहाँ पे आते हैं। सो ये रहा बेसिकली आर्टिकल 148, जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले इसकी नियुक्ति कैसे होगी, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। वहीं पर इसका ड्यूरेशन अगर हम देखें तो 6 साल या फिर 65 ईयर। और सैलरी की बात करते हैं तो संचित निधि से सैलरी दिया जाएगा, इम्पीचमेंट से हटाया जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पे 148 है। अब हम चलते हैं इसके काम के बारे में कि ये काम आखिर करता क्या है। 149 में चलते हैं, आर्टिकल 149। ये चारों आर्टिकल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। कौन कौन, तो 148, 149, 150 और 151, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चारों आपको याद रखने हैं। अब हम अगर आर्टिकल 149 पे आते हैं तो इसका काम क्या है, तो इसका काम है हिसाब रखना। हिसाब रखना किसका हिसाब रखना, तो ये जो देश का पैसा है, देश के पैसा है उसका हिसाब रखना इसका काम है। ये सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए एक ही होता है। जैसे इससे पहले मैंने आपको ऑडिटर जनरल पढ़ाया था, राइट, तो वहाँ पे सेंट्रल के लिए अलग था और अटॉर्नी जनरल, राइट, अटॉर्नी जनरल पढ़ाया था, वहाँ पे सेंट्रल के लिए अलग था और स्टेट के लिए अलग था। लेकिन अगर हम कैग की बात करते हैं तो ये सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए एक ही होगा, क्योंकि पैसा अगर हम बात करें पैसे की तो वो पार्लियामेंट से ही आ रहा है। अब वो देश के लिए पैसा जा रहा हो या फिर स्टेट के लिए पैसा जा रहा हो तो बेसिकली एक ही होता है, कैग को ही ये सारा काम दिया जाता है। और मैंने बताया भी कि कैग के नीचे कौन कौन किस तरीके से लेयर बाय लेयर ये काम होता है। अब यहीं पे बात करते हैं जो भी इंडस्ट्री होती है, जो भी प्राइवेट इंडस्ट्री होती है उसको भी कैग के अंदर में ही देखा जाता है। जो भी वहाँ पे खर्चा वगैरह होता है वो भी कैग ही देखता है, राइट। तो ये रहा 149 के लिए। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं 150 के लिए। तो आर्टिकल 150 में क्या बोला गया है कि ये जो होगा स्टेट और यूनियन के लिए पूरे अकाउंट का देख रेख करेगा। मतलब ये अकाउंटेंट की तरह काम करता है, अकाउंट की तरह काम करता है। किसके लिए, तो यूनियन के लिए भी काम करेगा और सेम उसी तरीके से स्टेट के लिए भी काम करेगा। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। मतलब बेसिकली 150 को ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, तो 150 आप अगर याद भी नहीं रखते हो तो कोई मैटर नहीं है, लेकिन 151 आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 151 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये किसको रिपोर्ट देगा, राइट। सारा चीज़ तो कर लिया, अब यहाँ पर बात आती है कि हमने पूरा पढ़ाई कर लिया, पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया, अब हमें एग्ज़ाम देने की बारी है। तो हम एग्ज़ाम कैसे देंगे और एग्ज़ाम देने की अगर हम बारी है तो एग्ज़ाम कौन लेगा और किसके पास हमें सबमिट करना है, पेपर लिख के कैसे सबमिट करना है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि रिपोर्ट अगर बनाना है तो पार्लियामेंट में जो भी मिनिस्टर हैं, लाइक जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी अभी कौन है, तो अभी हम एग्जांपल लेते हैं, अभी हमारे पास कौन है, बीजेपी है। जब बीजेपी की सरकार है और बीजेपी को के लिए बजट निकल रहा है तो अगर हम बीजेपी को ही अगर हम वो बजट दें, जो रिपोर्ट हम कैग निकाल रहा है वो कैग अगर बीजेपी को ही रिपोर्ट जाके देता है तो वो तो आसानी से घुसपैठ हो सकता है वहाँ पे। मतलब कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर मैं कुछ पैसा अगर निकाला हूँ कहीं से और मेरे सामने ही वो रिपोर्ट आ रहा है तो क्या मैं वो सारा सही रिपोर्ट दे पाऊँगा, नहीं। तो यहीं पे बात आती है कि अगर आपने भी देखा होगा कि अगर किसी चीज़ के लिए अगर किसी पे ध्यान रखना है तो उसके दुश्मन को आप सामने लगा दो, वो अपने आप सुधर जाएगा। तो यहाँ पे हमारे देश में दुश्मन कौन है, अगर जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी का अगर दुश्मन देखे तो विपक्ष वाला है, ऑपोजिशन पार्टी है।
अब हम ऑपोजिशन पार्टी को ही क्यों ना वहाँ का अध्यक्ष बना दे, मतलब कैग जो रिपोर्ट देगा वो डायरेक्टली किसको जाना चाहिए, तो वो ऑपोजिशन पार्टी के जो मेंबर होंगे उसमें से किसी एक को अध्यक्ष हम बना देते। तो वो बेसिकली अगर हम देखें तो ये अगर ऑपोजिशन पार्टी है और ये रूलिंग पार्टी है, तो इसका हमेशा ध्यान रहेगा कि ऑपोजिशन पार्टी पे रूलिंग पार्टी पे नज़र बनाए रखे, कुछ भी गलती करता है तो वो वहाँ पे इसको नीचे कर सके। तो 151 में जो रिपोर्ट की बात कही गई है, अगर हम रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये जो रिपोर्ट है किसको जाएगा, तो ये जाएगा इस आदमी को। अब इस आदमी को देखना है तो भैया जब हम देख चुके हैं कि जो कैग है उसका पोजीशन कितना हाई है, तो क्या ये डायरेक्टली इस आदमी को देगा जो कि विपक्ष का नेता है, विपक्ष का नेता है, क्या देगा ये? क्योंकि अगर हम देखते हैं, हम किसी से बात भी करते हैं तो हम अपने लेवल वालों से ही बात करना चाहते हैं और हम अपने से बहुत ही छोटे, क्योंकि ये कैग कितना बड़ा पावरफुल है और वो बस विपक्ष का नेता है ये, जो कि रूलिंग पार्टी में ही नहीं है। अगर रूलिंग पार्टी में रहता तो थोड़ा सा उसका और भी वैल्यू बढ़ता, लेकिन वो तो रूलिंग पार्टी का भी नहीं है, वो तो ऑपोजिशन पार्टी का है। तो क्या डायरेक्टली अगर हम कैग को बोले कि कैग आप डायरेक्टली यहाँ जाके रिपोर्ट दो, तो क्या ये सही होगा? तो ये सही नहीं होगा। इसलिए कैग जो है अपना रिपोर्ट डायरेक्टली किसको देता है, डायरेक्टली ये जाके अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट साहब को देते हैं। अब प्रेसिडेंट साहब किसको देंगे, क्या प्रेसिडेंट साहब डायरेक्ट जाएंगे विपक्ष के नेता के पास? तो नहीं, यहाँ पे मर्यादा, अपने पोस्ट की मर्यादा रखनी पड़ती है। ये प्रेसिडेंट साहब स्पीकर को देते हैं, क्योंकि स्पीकर जो होता है लोकसभा का अध्यक्ष होता है और यही स्पीकर फिर जाके इसको दे देता है, क्योंकि स्पीकर वहीं रह रहा है, अपने विपक्ष के नेता को बुलाएगा, आप आओ और यहाँ से ले जाओ। तो बेसिकली जाना इसी के पास है, विपक्ष के नेता के पास जाना है, लेकिन कैग डायरेक्टली उसको नहीं देता, वो यहाँ से प्रोसीजर से होते हुए जाता है। कैग किसको देगा, तो कैग का जो मेंबर है, जो हेड है, वो प्रेसिडेंट को देगा। जो रिपोर्ट है, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं रिपोर्ट की, राइट। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट किसको देगा, प्रेसिडेंट स्पीकर को देगा। और स्पीकर किसको देगा, ये जो विपक्ष का नेता है इसको क्या बोलते हैं, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, राइट। सो ये रहा बेसिकली यहाँ पे इसका प्रोसीजर जैसे जैसे जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसका जो हेड है, हेड कौन है, तो ऑपोजिशन पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता इसका हेड है। सो इस तरीके से यहाँ पे जाएगा। और ये बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आज हमने कौन कौन सा देखा, 148 से स्टार्ट किए थे, 149, 150 और 151, इतना हमने देखा यहाँ पे। अब यहीं पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये तो हमारे पास कैग के बारे में है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या क्या काम होगा वो देखता है। यहाँ पे बोला गया है कि ये स्टेट और सेंट्रल का जो हिसाब है उसके हिसाब को देखेगा। और अगर हम 151 में बात करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होंगे। और ये मेंबर की अगर हम बात करते हैं तो मेंबर में अगर कितने लोग को लाना है, तो लोकसभा से 15 लोग रहेंगे और राज्यसभा से कितने लोग रहेंगे, 7 लोग रहेंगे। ये टोटल 22 लोग रहेंगे। और इसका जो मेन हेड रहेगा, मेन जो हेड रहेगा, अगर हम इसका हेड की बात करते हैं तो ये कौन रहेगा, ऑपोजिशन पार्टी का लीडर रहेगा, ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर रहेगा। तो ये बेसिकली हमारा जो आज का मेन टॉपिक था कैग के बारे में। कैग हमने देखा किस तरीके से कैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसको याद रखेंगे। और बेसिकली इसमें ज़्यादा आर्टिकल्स भी नहीं है, 4 आर्टिकल्स ही आपको याद रखना है, तो ये ईजिली आप याद रख सकते हो। तो कैग पढ़ने के बाद, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, फिर कैग पढ़ा, कैग पढ़ने के बाद आज हमारा यहाँ जो यूनियन है वो पूरा कंप्लीट होता है, मतलब हम भाग 5 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें जाना है भाग 6 की ओर, स्टेट की ओर। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप भाग 5 पूरी अच्छी तरीके से नहीं पढ़े हो तो भाग 6 आपको समझ में नहीं आएगा ईजिली। क्योंकि अगर मैं भाग 6 पढ़ाऊंगा, क्योंकि इतना टाइम हमने भाग 5 में दिया, भाग 5 को हम बहुत ही लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि इसमें पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी था और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी था। लेकिन अब जब हम भाग 6 पढ़ेंगे, स्टेट पढ़ेंगे, तो जो चीज़ मैं सेंट्रल के लिए पढ़ाया हूँ सेम वही चीज़ स्टेट में आपको पढ़ना है। तो दोनों एक दूसरे के आप मान सकते हो कि इक्वल ही टाइप के मान सकते हो। तो यहाँ से हम कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। मैं जब भी वहाँ पर स्टेट में कुछ भी पढ़ाऊँगा तो वो कंपेयर करूँगा कि सेंट्रल में हमने ये चीज़ पढ़ा था। तो आप एक दिन आपको मैं ब्रेक दूंगा और एक दिन में आप पूरा जो भी यूनिट 5 है, राइट, जो भी पार्ट 5 है, भाग 5 है, उसको आप अच्छे से रिवाइज करके आना। फिर हम यूनिट 6 अपना स्टार्ट करेंगे, पार्ट 6 हम अपना स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको
दो सॉरी 152 से स्टार्ट होगा और 237 तक जाएगा, लेकिन इसमें हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत सारा ऐसा है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मेनली अभी अगर हम देखा जाए तो हम पॉलिटी का 50% आप मान सकते हो कि 50% जो भी है वो हमने कंप्लीट कर चुका है, क्योंकि आगे बहुत सारे आर्टिकल्स हमें नहीं पढ़ना है, आगे बहुत छोटा छोटा भाग है। तो 50% पॉलिटी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और रिवाइज करते रहिएगा। कुछ भी डाउट हो भाग 5 से आप कमेंट सेक्शन पोस्ट कर दीजिएगा, मैं उसे देख लूँगा। ओके देन, बाय बाय।